Good morning, all of you. I'm Jagmohan again before you on the same platform. देखिए आज जो इतने दिनों के बाद मैं एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ. सबसे पहले मैं आई एम फीलिंग वेरी सॉरी अबाउट बीइंग लेट. कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट टू अपलोड these videos continuously. Today we are going to discuss something very interesting about this gradient. जैसा कि मैंने आपको पहले कुछ वीडियोस के अंदर कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताया, स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड के बारे में बताया, ओके. बट आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हम वेक्टर कैलकुलस को डिस्कस कर रहे हैं. ये एक वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक है. स्केलर फील्ड, वेक्टर फील्ड के जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए वीडियो मैंने है, मेरे कंटेंट में है. डाउनलोड जो लिंक है या वॉचिंग जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में है. आप वहां जाके उसको एक बार जरूर देखें. ग्रेडियंट अगर आपको पढ़ना है, देखिए ग्रेडियंट, कर्ल, डाइवर्जेंस, दिस ऑल आर ऑपरेटर्स. ओके, दिस ऑल आर ऑपरेटर्स. लेकिन आप एक बात बताइए, मैथमेटिक्स को जब आप फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो उस मैथमेटिक्स का क्या मीनिंग होता है उस फिजिक्स में, ये आपको मालूम होना चाहिए. अदरवाइज मैथमेटिकल फिजिक्स का कोई मीनिंग नहीं रह जाता. मैथमेटिकल फिजिक्स और मैथ्स फिर सेम हो जाता है. तो हम यहाँ कोशिश करेंगे इनको समझने की. चलो देखते हैं. देखिए जो ग्रेडियंट है, सबसे पहले थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाते हैं. ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है. क्या है? ग्रेडियंट एक ऑपरेटर है. ऑपरेटर है तो किसी न किसी पर ऑपरेट होगा. किस पे ऑपरेट होगा? ऑपरेटिंग ऑन स्केलर फंक्शन, है ना. अब देखिए जो ये ऑपरेटर्स होते हैं, जब ये ऑपरेट होते हैं तो जो क्वांटिटी होती है, जिनको हम यहाँ पे फंक्शंस बोलते हैं, those functions are classified into mainly two types, the scalar function and the vector function. This scalar function जो हमने यहाँ पे लिया है, इस पे ऑपरेट होने वाला जो ऑपरेटर होता है वो कौन होता है? ग्रेडियंट. यानी कि सीधा सीधा मीनिंग ये हो गया कि ग्रेडियंट जो ऑपरेटर होता है वो स्केलर फंक्शन पे ही ऑपरेट होता है, वेक्टर पे नहीं होता. और स्केलर पे ऑपरेट होके वो हमें क्या देता है? वेक्टर. ये छोटी छोटी बातें आपको मालूम होनी चाहिए और ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ. सी ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन स्केलर फंक्शन. अच्छा, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन वो कैसे होती है? डेल. ये जो स्केलर फंक्शन लिया है इसको हम क्या मान लेते हैं? फाई. यानी कि दिस डेल ऑपरेटर, नेबुला ऑपरेटर जो मैंने आपको बताया था, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, वीडियो के अंदर डिस्कशन कंप्लीटली है. इस पे फाई पे डेल को ऑपरेट कर दिया और यू कैन से सिंपली आप लिख सकते हो कि ये क्या है? ग्रेडियंट ऑफ फाई है ना. डेल फाई ग्रेडियंट ऑफ फाई. अब एक बात बताइए, डेल क्या था? डेल को कैसे डिफाइन करते थे? आई कैप करली बाई करली एक्स प्लस जे कैप करली बाई करली वाई के कैप करली बाई करली जेड. मैं आपको बता देना चाहता हूं, आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट ऑल ऑफ यू. ये जो मैथमेटिकल इक्वेशंस, जो ये एक्सप्रेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इनका सिंपली मैथमेटिक मीनिंग नहीं है. आप इनको थोड़ा सा डीपली समझिए कि क्या बताना चाह रहे हैं. ये आई कैप मैंने यहाँ नहीं लिखा क्योंकि ये एक्सप्रेशन गलत हो जाता है. मैंने आगे ही क्यों लिखा? ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है. आई कैप करली बाय करली एक्स, जे कैप करली बाय करली. दिस करली, व्हाट आर दिस? दिस आर द पार्शियल डेरिवेटिव्स. और ये पार्शियल डेरिवेटिव्स कहीं ना कहीं क्या दिखाते हैं? किसी भी क्वांटिटी में जो क्वांटिटी यहाँ आएगी, यहाँ उस क्वांटिटी में इन x के, y के, z के रिस्पेक्ट में जो जो चेंजेस आते जाएंगे. व्हाट डज इट मीन? इट डज मीन जब जब आप x में, y में, z में चेंजेस करते जाएंगे तब तक फाई में चेंज आता जाएगा, है ना. तो डेल का मतलब तो यही हो गया कि हम कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन में चेंजेस देख रहे हैं. तो यहाँ पे किस में देख रहे हैं? फाई में. ओके. अब थोड़ा सा इसको बहुत डीपली हम इस इक्वेशन को देखते हैं. इस एक्सप्रेशन को देखिए, मैंने आपके सामने लिखा डेल फाई इज इक्वल टू ग्रेडियंट फाई. यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं. यार एक बात बताइए,
मैंने आपके सामने अभी लिखा कि जो डेल है वो तो कहीं ना कहीं आपको चेंजेस देता है, जब जब आप x में, y में, z में चेंजेस करते जाएंगे आपके स्केलर फंक्शन में वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। तो यहाँ जो डेल फाई मैंने आपके सामने लिखा, क्या आप ये नहीं कह सकते कि इस फाई में जो चेंज आया, अच्छा ये जो ग्रेडियंट फाई है क्या देता है हमें, वेक्टर देता है। यानी कि जब जब स्केलर फंक्शन में की वैल्यू में चेंजेस होते हैं, दो चेंजेस आर लीडिंग टू वेक्टर फॉर्मेशन, उन चेंजेस की वजह से स्केलर फंक्शन की वैल्यूज में चेंज अगर आते जाए तो आपका वेक्टर फॉर्म होता है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, चेंजेस इन स्केलर फंक्शन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वेक्टर। तो देखिए ये तो हो गए आपके कुछ बेसिक्स जो आपको ग्रेडियंट के बारे में पता होने चाहिए। मैंने आपको फिर बता रहा हूं, ग्रेडियंट डिफरेंशियल ऑपरेटर है, स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट होगा, रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ये जो इक्वेशन हम ऐसे लिखते हैं क्या देता है हमें, ये वेक्टर फॉर्मेशन देती है। तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अभी तक ग्रेडियंट का छोटा सा मीनिंग हमें समझ में आया है कि स्केलर फंक्शंस की वैल्यू में चेंजेस आने की वजह से वेक्टर की फॉर्मेशन होती है। दिस इज व्हाट इट इज। नाउ वी आर गोना स्विचिंग टू द फिजिकल मीनिंग। अब अगर फिजिकल मीनिंग को समझना है तो आपको लेवल सरफेसेस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल मीनिंग अगर मैं यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ ग्रेडियंट का, तो मैं यहाँ पे कुछ कंसिडरेशन लूंगा अपनी तरफ से, और उन कंसिडरेशन में मेरी पहली कंसिडरेशन क्या है, लेवल सरफेसेस। लेवल सरफेस क्या होती है, देखिए मैं बहुत सिंपल मीनिंग में आपको याद दिलवाता हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैट जो आपने 12th क्लास की फर्स्ट यूनिट में पढ़ी, वहां कहीं ना कहीं याद कीजिए आपने इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पढ़ी थी, है ना। वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या था कि एक ऐसी सरफेस जिस पे पोटेंशियल की वैल्यू बदलती नहीं है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी कि हर पॉइंट पे उसकी वैल्यू क्या होती जाती है, सेम, मतलब कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। इसी तरीके से जो लेवल सरफेसेस होती हैं, लेवल सरफेसेस के बारे में दो बातें हमेशा ध्यान रखिए। पहली बात, लेवल सरफेसेस के ऊपर यानी कि ऑन द लेवल सरफेसेस द फंक्शंस व्हाटएवर इट इज, स्केलर और वेक्टर, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। यानी कि उस लेवल सरफेस पे जो भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे, उस डेफिनेशन में क्या समझ में आएगा कि इस स्केलर फंक्शन की वैल्यू लेवल सरफेसेस के ऊपर किसी भी पॉइंट पे चेंज होने वाली नहीं है, हर पॉइंट पे सेम रहेगी। ओके, सेकंड, दूसरी बात क्या है, लेवल सरफेसेस जब भी आप कंसीडर करते हैं तो ध्यान रखिए वो हमेशा एक दूसरे के पैरेलल ली जाती हैं, और दो पैरेलल सरफेसेस के बीच में जो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कौन सा होता है, ऑब्वियस सी बात है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये दो बातें ध्यान रखते हुए हम थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। हमारी कंसीडरेशन में क्या है कि हमने एक लेवल सरफेस मान ली, इसको हमने बोल दिया S1, एक दूसरी लेवल सरफेस मान ली, उसको हमने कंसीडर कर लिया S2, यानी कि मैंने S1 और S2 इन दोनों को क्या माना, these are the level surfaces। अब अगर मैंने लेवल सरफेसेस को कंसीडर किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे लेवल सरफेसेस के ऊपर किसी न किसी फंक्शन को डिफाइन करना होगा, बट यहाँ पे वो जो फंक्शन होगा वो कैसा होगा, अब ग्रेडियंट को पढ़ रहे हैं तो स्केलर होगा। अब स्केलर होगा तो हमने एक फंक्शन मान लिया, कौन सा, फाई, यानी कि दिस इज अ स्केलर फंक्शन व्हिच वी आर डिफाइनिंग ओवर दिस सरफेस, दिस लेवल सरफेस, एंड व्हाट डज इट मीन, इट्स मीनिंग इज इस फाई की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, है ना, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली। अब यहां हम थोड़ा सा समझने के लिए एक पॉइंट मानते हैं P, और इस सरफेस के ऊपर क्या मानते हैं, Q। हम इस पूरे के पूरे एपरेटस को एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के अंदर कंसीडर करते हैं, जिसमें इस पॉइंट P की पोजीशन इस ओरिजिन से कितने मानेंगे, r वेक्टर, और इस
पॉइंट क्यू की यहां से इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम मान रहे हैं dr वेक्टर को, छोटा सा गैप है, छोटा सा। ओके सी, अब छोटा सा गैप है, अब ये r है तो ये कितना होगा ओरिजिन से, दिस इज r वेक्टर प्लस dr वेक्टर, है ना। तो हम यहां लिखते हैं पोजीशंस, क्या पोजीशंस, किसकी पोजीशंस, p की एंड r की। अब p एंड r की है तो कितनी होंगी, p की कितनी है r वेक्टर और r की कितनी है r प्लस dr वेक्टर, इस तरीके से लिख देंगे। अब एक बात बताइए, जो ये फंक्शन हमने लिया स्केलर फंक्शन, क्या ये पोजीशंस को चेंज करते हुए चेंज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, मतलब उस सरफेस पे नहीं हो रहा। अगर हम सरफेस से चेंज कर दें, यानी कि मैंने p की पोजीशन अब क्यों कर दी, अब उसकी पोजीशन कितनी है r प्लस डी आर, तो क्या ये जो फाई की वैल्यू यहाँ इस सरफेस पे थी, क्या s2 पे भी वही रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि आपने लेवल सरफेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। तो यहाँ अगर पोजीशन में कितना चेंज लिया हमने dr, तो ऑब्वियसली d की टर्म्स में लिया छोटा सा चेंज, तो फाई में इस पोजीशन के अकॉर्डिंग भी चेंज आएगा, कितना आएगा, फाई प्लस d5 आएगा, फाई प्लस d5। अब एक बात बताइए, जो dr है उस dr को हम कैसे डिफाइन करते हैं, i कैप dx, j कैप dy, k कैप dz। dr वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, अब मैं आपके सामने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं। उस एक्सप्रेशन को अगर आप उसका मीनिंग नहीं समझते तो आप उसको क्रैम करेंगे, जो किसी भी चीज को समझने का सही तरीका नहीं है। सी, मुझे चेंज देखना है d5 में, सॉरी d5 में नहीं 5 में, यानी कि मेरे इस स्केलर फंक्शन की वैल्यू में चेंज कितना आया, इतना आया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, चलो मैं लिखता हूं, लिखे d5 लिखेंगे। देखिए करली y करली x, किसमें चेंज देखना, 5 में। इसका मतलब क्या हुआ, 5 में विद रिस्पेक्ट टू x कितना चेंज आया, कंप्लीट। साथ में dx और उस x में टोटल चेंज कितना है, मैंने क्या लिखा, d5 में मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, दिस phi इज चेंजिंग along all the coordinates x भी, y भी और z भी। मैंने करली बाय करली x और 5 लिखा, इसका मतलब हुआ 5 में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x को देखते हुए 5 में कितना चेंज आया, मल्टीप्लाई टोटल चेंज इन x। अच्छा, अगला एक्सप्रेशन करली बाय करली y, किसमें चेंज, 5 में, dy y में टोटल कितना चेंज, प्लस करली बाय करली z, किसमें चेंज, 5 में, किसके रिस्पेक्ट में देखा, z के रिस्पेक्ट में, तो z में खुद में टोटल चेंज कितना, dz। मैंने इस एक्सप्रेशन को याद नहीं किया होगा, बट मुझे इसका मीनिंग पता है कि इस जो ये फंक्शन जो चेंज कर रहा हूं, ये किस तरीके से चेंज होने वाला है, वो इस तरीके से चेंज होने वाला है। तो मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या है, चेंज इन स्केलर फंक्शन, चेंज इन स्केलर फंक्शन, कंप्लीट। अच्छा, ये क्या है, चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या है, चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू y, चेंज इन रिस्पेक्ट टू फाई, सॉरी चेंज इन फाई विद रिस्पेक्ट टू z। अच्छा, ये जो dx क्या है, टोटल चेंज इन x कोऑर्डिनेट, ये क्या है, टोटल चेंज इन y, और ये क्या है, टोटल चेंज इन z। तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखना आ गया, ओके। मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उसको नोट कर लीजिए साथ साथ।
अब देखते हैं ये जो मैंने आपके सामने एक्सप्रेशन लिखा है, क्या मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं? जो डी फाई है, याद कीजिए ये कैसे आएगा? क्या ये आई कैप करली बाई करली एक्स, ओके, ये फाई प्लस जे कैप करली बाई करली वाई फाई प्लस के कैप करली बाई करली जेड, सॉरी ये फाई, एक एक्सप्रेशन ये, और इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं हमारा कौन, आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे क्या यही एक्सप्रेशन नहीं आएगा? मैंने इसी को तोड़ के इस तरीके से लिख दिया। मुझे पता है आई कैप जब मल्टीप्लाई होंगे तो सेल्फ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 1 होता है। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ये बना देंगे, ये दोनों मिलके ये बना देंगे, ये दोनों मिलके ये बना देंगे, है ना? आप एक बात बताइए, ये क्या है? क्या ये डेल फाई नहीं है? जो डेल फाई नहीं है, अगर मैं इस फाई को हटा दूं तो ये बाकी क्या बचा, डेल, और ये क्या बचा, फाई। साथ में वो क्या है, याद करो, डी आर। डी आर को हमने कैसे डिफाइन किया था, इसी तरीके से डिफाइन किया था। तो ये क्या हो गया, डी आर। तो ये क्या आ गया, डी फाई। यार एक बात बताइए, ये जो डेल फाई है और ये जो डी आर है, डेल फाई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं है? है। और ये क्या है, डी आर। अभी आप सिंपल इतना एक्सप्रेशन याद रखिए। अब इसको थोड़ा सा मीनिंग हम इसको समझेंगे। अब यहां से इसका मीनिंग शुरू होता है, ओके? चलो देखते हैं। ये एक्सप्रेशन निकल गया। इस एक्सप्रेशन के बाद हम एक स्पेशल केस लेंगे। क्या लेंगे, स्पेशल केस। अब स्पेशल केस को समझना है, तभी हमें क्या समझ में आएगा, फिजिकल मीनिंग समझ में आएगा। अब जो फिजिकल मीनिंग समझना है, F this point is okay, Q है ना, this point if Q got shifted to S1, मतलब अब ये जो पॉइंट है Q वाला, ये कहाँ आ गया, S1 पे आ गया। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये है, ये P था, ये पॉइंट Q है, ये S1 है, मतलब हम Q को यहाँ ले आए। ये जो S1, अब इस S1 सरफेस पे जब हम ले आए तो एक बात बताइए, क्या इस P पे और Q पे जो फाई की वैल्यू है वो चेंज होने वाली है? बिल्कुल नहीं होने वाली। इसका मतलब जब Q S1 पे आ जाएगा, मतलब यहाँ आ जाएगा, तो Q पे और P पे इस फाई की वैल्यू चेंज होने वाली नहीं है। अगर चेंज होने वाली नहीं है तो हमने क्या निकाला था, स्केलर फंक्शन में चेंज। अब ये जो चेंज है, क्या ये यहाँ d फाई 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इस d फाई की वैल्यू कितनी थी, लिखें, डेल फाई डॉट डी आर, ये क्या आ गया, 0। मैंने अभी आपको बताया दिस इज वेक्टर, डी आर इज ऑल्सो वेक्टर एंड दिस इज 0। इट मीन्स दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, 0। यानी कि याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा। अच्छा, अगर मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर 0 बोल दूं, इसका मतलब कब होगा, जब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा, 90। तो अब यहां से भी इंप्लाई क्या हुआ कि जो डेल फाई जो वाला वेक्टर है इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। ये मीनिंग क्लियर हुआ, ओके? डेल फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। तो हमें यहां ये समझ में आ रहा है।
इसके बाद इसको थोड़ा सा इंटरप्रेट